तो मैंने योगी जी के बुलडोजर की तारीफ की। हमें इस क्षेत्र की जनता के लिए कुछ कर दिखाना है, और तभी लाउड स्पीकर से गाना गुजा कि सजर रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। और मैंने हाथ जोड़कर कहा, मैंने कहा दादा, कूड़ा कूड़ेदान में फेंका जाता है। अब तो हम इस वक्त सरकार में भी हैं, तो कई बार लोग हमसे पूछ भी लेते हैं। उन्होंने कहा कि आप पार्टी में आ जाइए। मैंने कहा नहीं सर, मैं पार्टी में आके क्या करूंगा। आपको अपने एथिक्स के साथ कभी समझौता नहीं करना चाहिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने शो जिसका नाम है मनोज मक्खन द टॉक शो। आज हमारे जो मेहमान हैं, जैसे काका हाथरसी ने अपने नाम के पीछे लिखा हाथरसी, निर्भय हाथरसी, मुरादाबाद के कवि ने लिखा मुरादाबादी, वैसे ही हमारे बीच हैं आज के कवि जो आगरा से आए हैं और लिखते हैं आगरी। काका हाथरसी के बहुत प्रिय शिष्य हैं और उनकी एक कविता मुझे याद आ गई कि भोलू तेली गांव में करे तेल की सेल, गली गली फेरी करे तेल लेऊ जी तेल, तेल लेऊ जी तेल, कड़कड़ी ऐसी बोली, बिजुरी तड़के अथवा छूट रही है गोली। कह काका कवि कछुक दिनों सन्नाटो छायो, और 1 साल तक तेली नहीं गांव में आयो, और मिलियो अचानक एक दिन मरियल बाकी चाल, काया ढीली पीली और पिचके दो गाल, पिचके दो गाल, गेल में धक्का खावे, तेल लेऊ जी तेल, बकरिया सु मिमियावे। पूछी हमने जे के हाल हो गयो तेरो, भोलू बोलियो काका ब्याह हो गयो मेरो, ब्याह हो गयो मेरो। इससे स्थितियां बदलती है और आज हम मस्ती की स्थिति में चलते हैं और स्वागत करते हैं आज के हमारे मेहमान का, जिनका नाम है पवन आगरी। द मनोज मक्खन टॉक शो, द मनोज मक्खन टॉक शो। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है पवन आगरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। सबसे पहले पवन जी, आपका जो नाम है ये आगरी, ये क्या आपने ही रखा है या आपको किसी ने दिया है? मैंने अपने आप नहीं रखा। दरअसल जब मैं आगरा कॉलेज में पढ़ता था तो मैं काका हाथरसी जी का बड़ा फैन था, तो मुझे उनसे मिलना था। और पहली बार मैं कॉलेज से बंक मार के मैं हाथरस पहुंचा, और वहाँ उनका संगीत कार्यालय हाथरस के नाम से बस अड्डे के पास उनका कार्यालय था। काका जी ऊपर खाना खा रहे थे। जब उनको पता चला आगरा से कोई बच्चा आया है तो वो उतर कर आए और उन्होंने कहा कि कैसे आए। मैंने कहा सिर्फ आपके दर्शन करने के लिए मैं चला आया काका जी। तो बोले ऐसे ही दर्शन करने के लिए कोई इतनी दूर आगरा से यहाँ नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा कविता सुनाओ। अब मुझे लगा कि इतना बड़ा व्यक्ति जो हमारा आदर्श हो उसके सामने कैसे कविताएं सुनाएं, तो मैं बहुत हिचकते हुए बोला नहीं नहीं, बोले सुनाओ। फिर उन्होंने कुछ सुना तो बोले क्या नाम लिखते हो? मैंने कहा मैं पवन कुमार अग्रवाल लिखता हूँ। बोले ये कविता लाइन में ये सब चीज़ नहीं चलेगी, आप तकल्लुस रखिए। तो उन्होंने कहा बेटा तकल्लुस रख लो। तो मैंने कहा काका जी आप ही बता दीजिए। तो बोले मैं हाथरस ही लिखता हूँ, तुम आगरा से आगरी कर लो। तो बस यूं आगरा से आगरी मैं उस नाम को लेकर आया, और उसके बाद शायद मुझे जो भी पहचान मिली इसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो काका जी का तो पवन जी मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं एक बात और बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं चूंकि शुरुआत से ही कवि सम्मेलन मंचों पर हूँ, करीब 30 वर्षों से, 34 सालों से, तो मैंने देखा कि उस वक्त जो गीत धारा के जो कवि थे ओज को बहुत प्रमुखता दी जाती थी, लेकिन हास्य रस के ये 2 व्यक्ति थे जिन्होंने मंचों पर हास्य को स्थापित किया। उनमें गोपाल प्रसाद व्यास और काका हाथरसी जी। तो उसके बाद एक जरूरी रस के रूप में इस रस को मान्यता मिली, जैसा मेरे बड़े लोगों ने मुझे बताया। तो मुझे लगा कि इस विधा के साथ ही मुझे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अन्य जगहों पर ज्यादातर चीजों में जो हमारे बड़े परीक्षक होते हैं, बड़े कवि होते हैं, वो उनकी कॉपी जांचने लगते हैं, जैसे गीत में, गजल में। लेकिन मुझे लगता है हास्य व्यंग एक तरह से ऐसी उन्मुक्त विधा है कि इसमें यदि आपके पास कथ्य है, अच्छा कंटेंट है, अच्छा शिल्प है, तो आप लोगों की पसंद जल्दी बन जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत खूब पवन जी। और आप काका हाथरसी के शागिर्द हो गए और आपने एक नाम और लिया, गोपाल प्रसाद व्यास। और मेरा नाम भले ही मक्खन है लेकिन मैं भी व्यास हूँ, तो हम दोनों उस परंपरा को आगे बढ़ा ही रहे हैं। मनोज मक्खन सर प्यार से कहते हैं। ये गोविंद व्यास जो बड़े कवि हैं उनके पिताश्री थे ये गोपाल प्रसाद व्यास जी। चलो बढ़िया है। तो व्यास और आगरी जी आज एक साथ हो गए
जी जी मुझे भी सब लोग मक्खन कहने लग गए। जी, जी। ऐसा ही होता है। ये जो आपका काव्य प्रेम है, ये कहाँ से निकल कर आया? आप स्कूल से, कॉलेज से, किस समय से कविताओं से जुड़े हैं? मुझे कविता का जो शौक है वो तो मुझे कॉलेज समय से मेरे को लगा, जब मैं बीएससी कर रहा था। लेकिन इंटर में जब मैं पढ़ता था तो मेरे पिताश्री को कविता सुनने का बहुत शौक था। तो अच्छा, आपके पिताजी भी कवि हैं और काव्य प्रेमी हैं? नहीं 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 नहीं, कविता नहीं, वो बिल्कुल कविता नहीं लिखते काव्य थे, प्रेमी हैं? केवल काव्य प्रेमी थे। उनको कविता सुनने का शौक, श्रोता। केवल सुनने का शौक था उनको। वो मुझे लेकर गए और जब मैं नीरज जी को सुना तो एक पल के लिए ख्याल आया, क्योंकि आपको पता है आजकल तो बड़े बड़े होटलों तक में कविता हो रही है, बड़े बड़े जो कुर्सियों और सोफों पर कविताएं हो रही हैं। उस समय तो जो कवि भी होते थे वो भी एक थोड़े से ऊंचे मंच पर, गद्दों पर और मसनद पर बैठा करते थे, और जो जनता होती थी वो प्योर फर्श पर बैठा करती थी। तो उस फर्श पर बैठकर जो नीरज जी को हमने सुना है और जो आनंद लिया है, मुझे लगा काश किसी दिन मैं भी कभी नीरज जी के पास बैठूं। और मनोज मक्खन भाई, मुझे ये कहते मैं मतलब आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मैं रोमांचित हो उठता हूँ कि जिन नीरज जी को मैंने उस वक्त सुना, और उसके बाद मैंने नीरज जी के साथ करीब 50 से ज्यादा मैंने मंच शेयर किए, जो ये क्या बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत बड़ी बात मैं करीब 2000 से ज्यादा मैं स्टेज शो कर चुका हूँ, कवि सम्मेलनी मंच कर चुका हूँ। तो उसमें मुझे 50 जब मुझे उनके साथ करने का मौका मिला, तो ये माँ हिंदी का प्रताप है। मतलब आपकी तमन्नाएं पूरी हो जाती है तो उसकी तो बात ही कुछ और होती जी है। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया। ये जो आपने कविता का जो प्रारंभ किया और जो पहली बार आप जब मंच पर गए, देखिए बड़ा मुश्किल होता है आजकल तो सोशल आप मीडिया। मंच से ही आए या लेखन आप? मैं वही बात आपको बताना चाह रहा हूं कि आज तो सोशल मीडिया का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि हम रातों रात किसी भी चीज से वायरल हो सकते हैं। उस वक्त हम छोटी छोटी गोष्ठियों में जाके अपनी चीजों को मांझते थे और उनको करते थे। लेकिन एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन हमारे आगरा शहर के अंदर एक रश्मि पुंज साहित्य परिषद का हुआ करता था, तो वो उसमें मतलब हजारों की भीड़ श्रोता के रूप में होती थी, और देश के बड़े बड़े कवि उसमें भाग लिया करते थे। तो रामरिख मनहर जी जो बॉम्बे के बहुत बड़े संचालक थे, सावित्री कोचर उस मंच पर थी, उस पर माया गोविंद उस मंच पर थी, नीरज जी थे, विष्णु सक्सेना थे। तो वो मंच मेरे लिए बड़ा, मुझे लगा कि मैंने बड़ी जुगाड़ से मैं पहुंचा। जो उनके आयोजक थे नेम कुमार गुप्ता जी, तो मैं उनके पास पहुंचा कि सर मुझे सुना था, बोले पागल हो गए हो इसमें। मैंने कहा सर मैं कुछ भी करने को तैयार। तो आपने बैक डोर से एंट्री मार ली? मैंने कहा मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे इसमें कविता पढ़नी है। शुरू से ही आप जुगाड़ू हैं। देखिए ये जुगाड़ू नहीं, ये जुनून होता है। किसी भी चीज के पीछे जुनून होता है। जैसे आपके अंदर ये जुनून जागा कि मैं इस तरह का एक कार्यक्रम पूरे देश भर के लोगों के लिए करूं, तो ये एक तरह से जुनून था, तो मैं उनके पीछे लग गया। तो उन्होंने, अब जैसे उनको ही पता था नई उम्र का लड़का है तो हमारी बहुत सारी मदद कर सकता है, तो उस कवि सम्मेलन में जैसे कुछ लोगों को निमंत्रण भेजना है, कुछ को ये करना है, कुछ लिखा पढ़ी का काम था, किसी को निमंत्रण देने जाना है, किसी को करना है, उन्होंने मुझसे काफी काम मुझसे कराए। और लेकिन मैं बहुत खुश था। मतलब सीधे ही जी 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 जी, परिश्रम, हर किसी चीज के लिए परिश्रम करना पड़ता है। और मुझे लगता है कि यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो शायद मुझे लगता है कि ये बहुत आसान काम है। तो आसान काम नहीं था, लेकिन मैंने उस मंच पर परफॉर्म किया। उन्होंने कहा मैं आपको एक कविता पढ़ने का मौका देता हूँ। वो कविता मैंने पढ़ी, लोगों ने उसको पसंद किया, और उसके बाद जो उन्होंने मुझे 101 रुपए का जो लिफाफा दिया, विश्वास करिए आज हजारों के हम लिफाफे प्राप्त करते हैं कभी बड़े बड़े कवि सम्मेलनों में, लेकिन उसकी जो याद है, उसकी जो सौंधी, मतलब वो ऐसा लगता है कि उसका कोई जवाब ही नहीं है। बहुत बढ़िया बात आपने बोली। वास्तव में जो पहली बार जो पारिश्रमिक मिलता है, वो जो राशि होती है, वो जो मानदेय होता है, उसका पलड़ा हमेशा भारी रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने लिखना पहले प्रारंभ किया या सीधा कविता की? नहीं, मैंने कहा ना, मैंने लिखना पहले शुरू किया, और एक कॉलेज की पत्रिकार थी, उस पत्रिका के अंदर मैंने जब अपनी रचना को भेजा और वो रचना छपी, फिर उसके बाद मैंने अखबारों के अंदर, जो आगरा के जो प्रमुख समाचार पत्र थे, उनके अंदर मैंने उन रचनाओं को भेजना शुरू किया। और वो जो छोटी छोटी जो छड़काएं थी, वो उनसे मुझे बहुत पहचान मिली, मुझे नाम मिला। और उसके बाद मैं मंच तक पहुंचा, तो तब तक लोग मेरे नाम से थोड़ा बहुत वाकिफ हो चुके थे, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है कि जब तक आपका नाम लोगों ने सुना नहीं हो, तो आपको उतनी तवज्जो फिर मंच पर तभी मिलती है जब थोड़ा सा कहीं नाम प्राप्त कर लो। लेखन में आप पत्र पत्रिकाओं में जो कविताएं लिखते थे, उस समय भी आप आगरी लिखते थे या अग्रवाल? नहीं, मैं उस समय पवन आगरी लिखता था, क्योंकि ये जो मैं काका हाथरसी से मिलने गया था, उस समय वो मैं पहले जा चुका था।
ओके ओके। तो मैं उनसे, वो तो मैंने जिस दिन से सोच लिया कि मुझे कविता लिखना है, पवन आगरी हो गया। तो बस मैंने वो जो मैंने कुछ जो लिखा उसको लेकर ही मैं पहुंचा था काका जी के पास। तो फिर वहां से जो पवन आगरी बना, तो एक छोटी सी छड़िका उस वक्त, क्योंकि मंच पर लोगों ने बहुत नहीं, पसंद की थी वो, बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका। कि देखिए, एक एक दृश्य को मैंने प्रस्तुत किया था कि जैसे एक जगह एक नेता की सभा चल रही है, दूसरी जगह जो है एक कोई फिल्मी गाना गूंज रहा है, तो एक लाइन वहां से उठा ली, एक लाइन वहां से उठा ली कि नेताजी ने भाषण दिया, चुनाव जीतकर हमें इस क्षेत्र की जनता के लिए कुछ कर दिखाना है, और तभी लाउड स्पीकर से गाना गूंजा कि सजर रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। तो यही कारण थे कि छोटी छोटी चीजों को मैंने व्यंग का आधार बना, है ना। और जैसे कि नेताजी के दरवाजे की, चुनाव से पहले नेताजी के दरवाजे की ये इबारत है, अंदर आइए आपका स्वागत है, चुनाव के बाद माहौल कुछ यूं बना है, बिना आगे अंदर आना मना है। क्या बात। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे मेरे को मुझे थोड़ी पहचान मिली छड़िकाओं के माध्यम से, और उसके बाद मैंने अपने कविता का सफर शुरू किया। बहुत बढ़िया, बहुत ही बहुत बढ़िया। पवन जी, जैसे कोई नया नया कविता लिखना शुरू करता है, और जैसे हमने ये पॉडकास्ट स्टार्ट किया है, वैसे ही जब कोई लिखना प्रारंभ करता है तो उसके सामने तो बहुत सारे रस होते हैं कि हास्य रस लिखूं, वीर रस लिखूं, श्रृंगार लिखूं, ओज लिखूं। तो आपने हास्य रस को कैसे चुन लिया? जब कोई बच्चा कविता लिखता है तो उस समय वो जब कॉलेज की लाइफ को जी रहा होता है, तो उसको प्रेम गीत भी लिखने लगता है, वो गजल भी लिखने लगता है। उसको खुद नहीं पता होता कि गजल के क्या मीटर हैं, क्या पैरामीटर हैं, क्या कविता का क्या या गीत में कितने क्या बंद हैं, लेकिन वो लिखता है। तो वो छोटी छोटी चीजों को लिखता है, और वो उसको लगता है कि यही कविता है और यही सब सारी चीजें हैं। लेकिन जब मैंने शुरुआत से मैंने बड़े कवियों को मंच पर सुना और उनको खूब समझा, चाहे वो टीवी पर हों, चाहे मैं जो लाइव कवि सम्मेलन होते थे उनके अंदर, जैसे मेरे पिताश्री मुझे लेके जाते, तो मैंने उनको सुना, तो मुझको ये लगा कि सिर्फ हास्य रस ही एकमात्र ऐसा है कि जिसमें आपके जो बड़े कवि हैं वो आपकी कॉपी को चेक नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ एक उल्लास और उत्सव होता है। तो चल गया। तो बस इसलिए फिर मैंने हास्य को मैंने चुना, और मुझे लगता है कि हास्य रस एक जल्दी पॉपुलर होने का माध्यम भी है, क्योंकि आज तनाव की लोग जिंदगी जी रहे हैं, और यही कारण है कि आज चाहे वो लाफ्टर शोज हों, चाहे कॉमेडी सर्कस हों, चाहे बड़े बड़े जो प्रोग्राम इसलिए डेवलप हुए क्योंकि लोग आज तनाव में जी रहे हैं और उनको किसी ना किसी बहाने से हंसी चाहिए। तो पवन जी, हंसाना बहुत मुश्किल टास्क है, और आप तो हास्य के साथ व्यंग भी लिखते हैं, तो कुछ सुनाना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को और दर्शकों को? तो एक बार एक कवि सम्मेलन में हम लोग गए, राजस्थान का कोई बहुत ही कोई इंटीरियर क्षेत्र में कवि सम्मेलन था, क्योंकि अब इतने बहुत पुरानी बात है तो मुझे उस जगह का नाम याद नहीं है। तो उन्होंने जैसे क्योंकि आजकल तो लोग होटल वगैरह में ठहराते हैं, तो एक धर्मशाला के अंदर हम लोग ठहराए गए थे। उसके बाद जब वो सुबह चलने लगे तो एक जो जीप होती थी, उसी जीप में हम लोग, क्योंकि आयोजक ने एक जीप कर रखी थी, उसी में हम लोग चलना होता था, और वो करीब 4 घंटे दूर की कहीं सफर थी, जो काफी जंगलों मंगलों के बीच में से होकर और रेलवे स्टेशन तक हमको छोड़ना था। तो उन्होंने 10 आलू के पराठे उनसे बनवाए, जो 10 आलू के पराठे रसोइये से। तो हम सब लोग देख रहे थे कि कर क्या रहे हैं। वो बोले अभी रुक जाओ। उन्होंने देर भी लगाई, क्योंकि उसने वो बना के दिए। उस समय तक सब लोग, हम जो भी अपना नाश्ता था हम ऑलरेडी खा ही चुके थे। और जैसे ही हम सब चले और हमने कहा अरे बाबा ये इसको मांग के ला रहे, बोले अभी पता चलेगा। तो जो उन्होंने कहा अभी पता चलेगा, तो हमने कहा पता नहीं क्या। आप समझ लीजिए कि वो जंगल में जाके वो गाड़ी खराब हो गई और कोई दूर तक नहीं थी। और फिर क्या होता है कि कोई एक व्यक्ति वहां से जाया, फिर कोई एक किसी ने सूचना भिजवाई, फिर वहां से आया, मतलब आप समझ लीजिए वो बज गए, शाम हो गई। मतलब हम सुबह चले थे और शाम तक वो गाड़ी सही नहीं हुई। और उसके बाद लोगों के पेट में जब चूहे कूदने लगे तो उन्होंने कहा बाबा वो पराठे जो लेके आए थे वो तो हमें खिलवा दो। बोले सबसे 2-2 रुपए लूंगा तब पराठे दूंगा। और तो लोगों ने सोचा ये मजाक कर रहे हैं। बोले मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ। हाँ, बोले वो उन्होंने बिल्कुल मजाक नहीं की, उन्होंने बाकायदा रखवाई। बाकायदा उन्होंने सबसे पैसे लिए? मैं चूंकि बच्चा था, सबसे यंग था, लेकिन कह रहे थे कि तुमसे मैं 2 रुपए नहीं लूंगा, लेकिन तुमको 50 पैसे देने पड़ेंगे। तो उन्होंने बस, उनका एक मस्ती का अंदाज था। तो खैर वो एक बड़ा यादगार किस्सा रहा इन कवि सम्मेलनी जगत के अंदर। जब बड़े कवियों के साथ हम करते हैं, बहुत सारी चीजों को हम सीखते भी हैं उनसे। ये तो बहुत ही रोचक किस्सा था। पवन जी, जो कवि सम्मेलन के मंच होते हैं और मंचों पर भी कभी कभी ऐसा हास्य हो जाता है,
पीछे हमारे जो कवि मित्र बैठते हैं वो पीछे से कुछ उल्लास पैदा कर ही देते हैं। तो ऐसा कोई रोचक किस्सा जो मंच से जुड़ा हो वो जरा हमारे ऑडियंस से शेयर कीजिए। एक बड़े कवि थे, तो मैं संचालन करने के बाद चूंकि मैं उनको मुझे पढ़वाना था और सबसे लास्ट में मैंने पढ़ रहा था, मतलब उनसे पहले मैं पढ़ रहा था। तो मैंने कहा कि दादा, मैं आपके चरणों में अपना सर्वश्रेष्ठ व्यंग प्रस्तुत करता हूं। तो बोलते हैं कि सारा कूड़ा हमें ही समर्पित करोगे। तो मैंने एकदम पीछे की तरफ मुड़ा और मैंने हाथ जोड़कर कहा, मैंने कहा दादा, कूड़ा कूड़ेदान में ही फेंका जाता है। तो लोगों ने पहले उनके ठाकों पर, मतलब लोगों ने ठाके लगाई, फिर मेरी बात पर हंसते हंसते लोग लुटपुट हो गए। तो ये अचानक से निकली हुई चीज होती है। बाद में खैर मैंने उनके चरण वाकई में हर कवि ऐसे ही बोलता है कि ये कविता आपको समर्पित करना चाहता हूँ। कौन भाई, कभी ऐसा हुआ कि कवि सम्मेलनों के मंचों पर जो पहला बैट्समैन होता है, जो ओपनर होता है, जो कवि सम्मेलन को प्रारंभ करेगा पहले कवि के रूप में, वो हमेशा एक मुश्किल समय होता है, कभी कभी वो शहीद भी हो जाता है। बिल्कुल, ये तो सार्वभौमिक सत्य ही मान लो उसको कि उसमें पहले ही मुझे पढ़वाया होगा। लेकिन मुझे तो बस ये पढ़ना था कि मुझे अपनी कविता पढ़नी है। मैंने ना इधर देखा ना उधर देखा और अपनी कविता पढ़ दी। और लोगों ने उसको रिस्पॉन्स इसलिए दे दिया कि मैं एक बच्चे के रूप में वहां खड़ा हुआ था। तो वो तो एक अलग विषय है। लेकिन जब हम कवि सम्मेलनी मंचों पर, जब हम 5 कवि हैं, तो कोई भी कवि पहले नहीं पढ़ना चाहता। सब कवि इधर उधर देखते हैं। और कुछ लोग तो बाकायदा मतलब वॉशरूम का बहाना करके निकल लेते हैं कि जैसे उनको पता है कि ये मेरा नंबर लेगा, तो वो निकल भी लेते हैं। ये मैंने देखा है। वाकई में पवन आगरी जी, बहुत बहुत मजा आ गया। और मैंने आपको कई टीवी चैनल्स पर काव्य पाठ करते देखा। वहीं एक दिन मैंने आपको किसी न्यूज चैनल पर राजनीतिक डिबेट करते देखा। एक पार्टी के हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, जयंत चौधरी जी। अच्छा, जयंत चौधरी जी, क्या ये हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के परिवार से हैं क्या? जी हाँ, उनके पौत्र हैं ये। अच्छा, है ना? बहुत बढ़िया। तो मैं उनसे मिला, चूंकि किसान आंदोलन चल रहा था और मुझे लग रहा था कि उनकी जो समस्याएं हैं बड़ी जेन्युइन हैं और वो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। और जो बात जो मन की बात रेडियो से जो लोग कर रहे थे, वो मैं चाहता था कि वो उन किसानों के बीच में करें। तो बस ऐसा सोचकर मैं उनसे मिला। तो जयंत जी से तो मैंने कहा कि आप जो अगुवाई कर रहे हैं इसकी, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा कि आप पार्टी में आ जाइए। मैंने कहा नहीं सर, मैं पार्टी में आके क्या करूंगा, मैं तो अपनी कविता में खुश हुई हूँ। तो बोले नहीं, आपके इस तरह का ही हम आपको काम दे देते हैं। और उसके बाद मुझे लगा कि उनकी समस्याओं को उठाना चाहिए और पूरी शिद्दत के साथ मैं फिर उसका जो चैनलों पर मैंने डिबेट में भाग लिया। और करीब 100 से ज़्यादा उस समय मैंने डिबेट न्यूज़ चैनल्स पर की थी। और उसके बाद अभी उन्होंने तीसरी बार मुझको राष्ट्रीय प्रवक्ता का पद दिया है। अब तो हम इस वक्त सरकार में भी हैं, तो कई बार लोग हमसे पूछ भी लेते हैं कि भाई अब कैसे मैनेज करोगे, पहले आप संघर्ष करते थे। अब तो हमने कहा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि रंजिशें निभाकर या संघर्ष करके ही समस्या का निदान हो सकता हो। यदि मित्रता के साथ आपस में मिल बैठकर भी यदि समस्या का निदान निकाला जा सकता है, तो शायद इसी भावना के साथ क्या बात, मैं उस काम को मैं कर रहा हूँ। एक अच्छी भावना है जी। आप किसान आंदोलन से राजनीति से जुड़ गए, उसके बाद पहले और भी कई आंदोलन हुए, उससे हमारे देश के जो कई कवि हैं जो राजनीति से जुड़ते चले गए। बिल्कुल आ जाते हैं, लेकिन ठीक है, वो अपनी विचारधारा के साथ आते हैं। और लेकिन मेरा इतना मानना है कि आपको अपने एथिक्स के साथ कभी समझौता नहीं करना चाहिए और जो सही बात हो। जब मैं, आप विश्वास करिए मनोज जी, कि कई बार ऐसा हुआ कि टीवी चैनल्स पर मैं एज ए पोइट के रूप में जब बुलाया गया और मैं विपक्ष का प्रतिनिधि होने के बावजूद, क्योंकि उस मंच पर मैं पोइट के रूप में था, तो मैंने योगी जी के बुलडोजर की तारीफ की। क्या बात है। मैंने बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे, मैंने धारा 370 हटने की, मैंने उस समय जब बात हुई तो मैंने उस सरकार की तारीफ की। तो लोगों ने वो वीडियो बनाकर वो डाले कि आप क्या विपक्षी ये एक पार्टी का स्पोक पर्सन है। लेकिन नहीं, लेकिन यदि उन्होंने कोई गलत स्टेप उठाया तो मैंने उसका विरोध आपने अपने कवि धर्म का निर्वहन, मैंने अपने कवि धर्म का निर्वहन किया। तो मुझे लगता है कि जब आप कवि सम्मेलन के मंच पर हो तब आपको जनता के मन की बात कहनी है। बहुत बढ़िया, बहुत चाहे वो बहुत बढ़िया। और जब आप पॉलिटिकल डिबेट में है तो निश्चित रूप से आपको अपनी जो पार्टी की विचारधारा है, जो पार्टी की विचारधारा है उसे आप रखिए। तो ये दोनों स्वरूपों का, क्योंकि ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि आप न रख पाए। बस ये है कि आप में ये जज्बा होना चाहिए कहने का। तो मैं उस काम को कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया पवन जी, बोलो। पवन आगरी जी, आप हास्य व्यंग के बहुत अच्छे कवि हैं और मैं चाहता हूं जो हमारी ऑडियंस है उनके लिए एक बहुत बढ़िया कविता आज आप पढ़ें।
कुछ जो सियासी मुद्दे होते हैं वो ज्यादा हास्य में लोग उसको पसंद करते हैं। तो जब हमारे जैसे प्रधानमंत्री जी ने बोला कि भाई ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो अब हिंदुस्तान का आदमी इतना चतुर और चालाक है कि दो व्यक्तियों ने तो बाकायदा उनकी बात को बिल्कुल गांठ बांध ली, आत्मसात करके, और उसके बाद उन्होंने लंच पैक कराया और विदेश जाकर खाया। चाहे वो विजय माल्या हो चाहे नीरव मोदी हो। तब मैंने एक व्यंग लिखा, स्वागत है आप। और मैं उसको जरूर पढ़ना चाहूंगा यहाँ पर, कि जब भी मौसम गर्म या सर्द रहता था, पुराना रोग था घुटनों में दर्द रहता था, बड़े जतन किए पर अच्छे से चल नहीं पाए, हमने जोड़ों के दर्द के लिए खूब च्यवनप्राश खाए। फिर अचानक हमने एक बैंक से मोटा लोन लिया और बदले में सामने वाले को संतुष्ट भी किया। अब मेरे पैरों में इतनी ताकत आ गई है कि मैं पर्वत तक लांघ सकता हूं, मैं बैंक का पूरा पैसा लेकर विदेश भाग सकता हूं। क्या बात है यार रोहन जी, ये चीजें व्यंग आपने किया। तो ये सारी चीजें हैं। और मैंने बहुत सारे ऐसे, मतलब कई इस तरह के मैंने प्रयोग भी किए, जैसे पहले क्या था और अब क्या है। अब देखिए जमाना बदल रहा है भाई। पहले जब कोई किसी लड़के के बारे में ये पता लग जाता था, जब भी कोई सगाई संबंध की बात चलती थी और यह पता लग जाता था कि लड़का ड्रिंक करता है, तो लोग आश्चर्य करते थे, हैं ये लड़का ड्रिंक करता है। स्थितियां आज भी वही हैं। आज किसी लड़के के बारे में पता लग जाता लड़का ड्रिंक नहीं करता, तब भी लोग आश्चर्य करते हैं लड़का ड्रिंक नहीं करता। बढ़िया। आपको पता होगा पहले लोग खाना घर पर खाते थे और फ्रेश होने के लिए बाहर जाते थे। ग्रामीण अंचल में आज भी चल रहा है, पहले लोग खाना घर पर खाते थे और फ्रेश होने के लिए बाहर जाते थे। आज स्थितियां कहां तक आ गई हैं, आज लोग फ्रेश होने के लिए घर आते हैं और खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं होटल। पहले लोग कैसे काम चलाया करते थे, पहले लोग का से कमाते थे, खा से खाते थे, गा से गहने बनवाते थे, गा से घर बनाते थे। का से कमाते थे, खा से खाते थे, गा से गहने बनवाते थे, गा से घर बनाते थे। स्थितियां आज भी वही हैं। आज भी लोग का से काम चला रहे हैं। आज लोग का से कर्ज ले लेते हैं, खा से उसे खा जाते हैं, गा से गायब हो जाते हैं और रास्ते मिल जाए तो गा से गुड़ की ओर देते हैं। तो ये स्थितियां चल रहा है, लेकिन मस्ती में चल रहा है देश। तो यही है मनोज जी। और नागरी जी, बहुत बढ़िया आपके साथ आज का संवाद रहा। और मैं लास्ट में चाहता हूं कि आप जो हमारे नवोदित कवि हैं, जो कविता में रुचि रखते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके इस जो आपने पॉडकास्ट ये जो शुरू किया है, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा काम मनोज मक्खन जी आपने शुरू किया है। तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि कविता के लिए मनोज जी आप इस टॉक शो को जारी रखें। क्या बात है। और जीत होगी आपकी, जलसे की तैयारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। से जलसा आपका तैयार हो रहा है और हम तो यही चाहेंगे। मैं केवल नए बच्चों से इतना कहना चाहूँ, मुझे मालूम है कि इस वक्त AI का जमाना आ गया। आज आप कोई कुछ भी चीज मैटर को आप खोजना चाहते हैं, आप गूगल पर सर्च करते हैं और कई बार तो वो कविताबद्ध होकर भी यदि आप चाहते हैं तो वो सब चीजें आ जाती हैं। ठीक है, ये इस तरह का जमाना आ गया, लेकिन उसके अंदर आप फीलिंग्स कहां से लाओगे? जो फीलिंग्स हैं वो जब तक आप कविता को तब तक ना लिखें जब तक आपके अंदर से प्रस्फुटित ना हो। बहुत बढ़िया। कविता के लिए आपको बड़े कवियों को सुनना भी है, बड़े कवियों को पढ़ना भी है। यदि आप व्यंग लिखना चाहते हैं तो यदि आपने हरिशंकर परसाई को नहीं पढ़ा है, श्रीलाल शुक्ल को नहीं पढ़ा है, आपने शरद जोशी को नहीं पढ़ा है, रविन्द्रनाथ त्यागी को नहीं पढ़ा है, तो आप एक अच्छा व्यंग, मुझे नहीं लगता कि आप एक अच्छा व्यंग लिख पाएंगे। इसी प्रकार यदि आप कहानी में हैं, किसी में, मतलब अन्य सभी विधाओं में, तो मेरा मतलब पहले पढ़ना बहुत जरूरी है। आज की नई पीढ़ी को देखता हूं कि यदि वो 4 पंक्तियां लिख लेती है और वो रील बनाकर और सारी चीजों को कर और वो सोचती है कि हम कवि बन गए या हम बहुत बड़े चैनल्स पर आ गए या चीजें आ गई। ठीक है, आपको एक्सपोजर मिला है और आपने मेहनत की है, आपके भाग्य का है वो। मैं उसकी कोई वो बुराई नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो भी एक माध्यम है, उससे आपको वायरल होने का हक है। लेकिन मेरा मतलब है कुछ ऐसा भी करके जाइए कि कल आपको लोग याद रखें, क्योंकि जब आप अच्छा पढ़ेंगे तभी आप अच्छा लिखेंगे, तभी आप अपना अच्छा प्रस्तुतिकरण देंगे। तो मुझे लगता है कि इसमें नए लोगों को थोड़ा सा सब्र रखने की भी जरूरत है, कि जैसे हमने बरसों उस समय हम इंतजार करते थे, कविताएं लिखते थे, गोष्ठियों में जाते थे, बड़े लोगों का आशीर्वाद लेते थे, उनसे पूछते थे इसमें कुछ कमियां हैं तो उनसे कुछ मतलब जो भी सुझाव थे वो उनको भी हम ग्रहण करते थे। लेकिन आज का जो युवा है वो बहुत जल्दबाजी में है, तो बहुत जल्दबाजी में, और वो बहुत जल्दी से वायरल होना चाहता है, जल्दी से चीजें करना चाहता है, और उसके चक्कर में फिर वो जल्दी से गायब भी हो जाता है। बहुत बढ़िया बात।
तो मुझे लगता है कि आपको अपनी स्टैंडिंग के लिए कुछ ना कुछ ऐसा ठोस करना चाहिए जिससे लोग हमेशा आपको याद रखें। आपके, चाहे आप कवि सम्मेलनी मंचों पर हैं, चाहे आप कविता लिख रहे हैं, चाहे आप लेखन काम कर रहे हैं, चाहे आप जैसे लोग इस चैनल को चला रहे हैं। नागरी जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि किताबें हमारी बहुत अच्छी मित्र होती हैं, स्वाध्याय करना चाहिए, सबको पढ़ना भी चाहिए। और मुझे मेरी खुद की लिखी कुछ लाइनें याद आ रही हैं। किताबें दोस्त बन जाएं अगर मन को भाएं, किताबें दोस्त बन जाएं अगर मन को भाएं, किताबें ज्ञान बन जाएं अगर समझ पाएं, और किताबें पढ़ना और पढ़ाना जारी रहने दो, न जाने कब ये किताबें मौन धारण कर जाएं, न जाने ये किताबें कब मौन धारण कर जाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद पवन आगरी जी, आप हमारे शो पर पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आज का ये टॉक शो बहुत मजेदार पवन आगरी जी के साथ रहा। अगले सप्ताह फिर आपसे मिलते हैं, आप ही के अपने फेवरेट शो जिसका नाम है मनोज मक्खन द टॉक शो। अभी तो चलते हैं और फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। द मनोज मक्खन टॉक शो, द मनोज मक्खन टॉक शो, द मनोज मक्खन टॉक शो, द मनोज मक्खन टॉक शो।